हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं ये देखेंगे। और मेनली हम बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे अमाइंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमारे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्शियली शिफ्ट हो जाते हैं किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा ये कार्बन चेन के साथ कोई एटम लगा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ओके, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन से ज्यादा है, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ओके, ऐसे ही अगर हमारी कार्बन चेन के साथ ऐसा एटम लगा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, तो अब कार्बन इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। उसकी वजह से क्या जनरेट हो रही है? पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाती है बॉन्ड की। पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो कि हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे हैं ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा सा इसकी तरफ जो शिफ्ट हो गया है वो परमानेंट होगा, दोबारा से ये इस साइड को नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लो डिस्प्लेसमेंट हुई है जो इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज परमानेंट। ओके, थर्ड बात आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? ये जो इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारा, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता रहता है। मतलब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को तो अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को तो अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस डिस्टेंस। और माना जाता है कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है अप टू थर्ड कार्बन तक ही जा सकता है, इससे आगे वो नहीं जा सकता। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? अप टू थर्ड कार्बन तक ही ये इफेक्ट शो कर सकता है, इससे ज्यादा ये इफेक्ट शो नहीं कर सकता। मतलब जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिर्फ 3 कार्बन तक ही ट्रेवल कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ओके, अब अगर हमारा कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो ऐसे को ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। और अगर हमारा एटम कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को डोनेट करेगा, तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी तरह से हमारे इंडक्टिव इफेक्ट की 2 टाइप्स आ जाती हैं। इस तरह के इफेक्ट शो करने वाले को हम -I ग्रुप बोलते हैं, और इस तरह का इफेक्ट शो करने वाले को हम +I ग्रुप बोलते हैं। और इस पूरे इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? -I इफेक्ट, और इसको बोलेंगे हम +I इफेक्ट। समझ में आ गया? +I ग्रुप और -I ग्रुप क्या होता है? -I ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है हमारे कार्बन से, और जो हमारा +I ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है हमारे कार्बन को। तो समझ गए? तो ये हो गए हमारे 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इतना नोट डाउन करिए, इससे हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं -I इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिससे हम क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको याद रखना है।
सबसे ज़्यादा जो -I इफेक्ट शो करता है वो है हमारा NF3 ग्रुप। अगर ये इस तरह से हमारी कार्बन चेन के साथ अटैच हो यहाँ से, तो इसका -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम होगा हमारे NR3 ग्रुप का। उसके बाद होगा SR2 पॉजिटिव का, फिर होगा हमारा NH3 पॉजिटिव का, फिर होगा NO2 का, फिर SO3H का, फिर होगा साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर C डबल बॉन्ड OR, फिर आ गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फिर आएगा OC6H5, फिर आएगा COOR ग्रुप, नेक्स्ट आएगा हमारा एल्कोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, और हमारा जो फिनाइल होता है ना C6H5, C6H5 को कई बार ना PH भी लिखा होता है, ठीक है। हमारे इस तरह से अगर बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, ये इस तरह से यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो, तो वो होता है ना C6H5, इसको कई बार C6H5 भी लिखा होता है, PH भी लिखा होता है, तो ध्यान रखना। इनकी जो -I इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी है वो सेम है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, लास्ट में आएगा हमारा ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही हम कंपेयर करते हैं, ओके। हाइड्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट को हम 0 मानते हैं, इसी से सबको कंपेयर करते हैं हम, ओके। तो ये है हमारा -I इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको आप एज इट इज याद कर लेना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो पॉज करके। अगर ये आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर। इससे रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप ऑर्डर वाली कॉपी सामने रखना जहाँ पे आपने ऑर्डर लिखा है अभी अभी। यहाँ पे आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन लीस्ट स्टेबल है, ओके। CH2 CH COO नेगेटिव, फ्लोरीन CH2 COO नेगेटिव। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, कहीं भी जो हमारी चार्ज स्पीशीज होती है वो लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। और अगर हमारा चार्ज ना रुका है, मतलब स्टिल है कहीं पे, जैसे इसके ऊपर अगर ये रुका रहेगा तो ये स्पीशीज और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। तो इस चार्ज को चाहिए कि ये डिस्पर्स हो, मतलब ये एक जगह रुका ना रहे, ये डिस्पर्स हो जाए पूरे कंपाउंड पे या पूरी स्पीशीज पे, तो वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब ये डिस्पर्स कैसे हो सकता है, देखो हमारा -I इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। कौन से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से ये चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। जब चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात अभी आप नोट डाउन कर लो। अगर हमारा चार्ज डिस्पर्स हो जाए, ये डिस्पर्जल ऑफ चार्ज हो जाए, तो हमारे कंपाउंड की या उस स्पीशीज की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ओके, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो -I इफेक्ट है वो NO का है, सेकेंड नंबर पे फ्लोरीन का, और थर्ड पे है हमारा CH2 CH ग्रुप का। देख लो अपने ऑर्डर में, कॉपी में यही है, सबसे ज़्यादा इसकी है, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी। इसका मतलब ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा होगा और इस स्पीशीज को ज़्यादा स्टेबल बना रहा होगा। उसके बाद हमारा फ्लोरीन एज कंपेयर टू इसके तो वो थोड़ा कम ही करेगा, लेकिन डिस्पर्स तो ये भी करेगा ही हमारे नेगेटिव चार्ज को। तो इसलिए इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा A, सेकंड होगा हमारा स्टेबल C, एंड थर्ड होगा हमारा B। समझ के बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखेंगे हम, कि हमारा ये जो चार्ज है कितना ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है। और डिस्पर्सल ज़्यादा कैसे होगा, हमारा जो माइनस इफेक्ट की पावर, मतलब -I इफेक्ट की पावर जिसकी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज को उतना ज़्यादा डिस्पर्स करेगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो डिस्पर्स तो होगा ही हमारा चार्ज, और वो स्पीशीज उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो ये बात अब आप अपने दिमाग में नोट डाउन रखो, हमारा चार्ज डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब स्टेबिलिटी से हम एसिडिक ऑर्डर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एसिडिक ऑर्डर, अब हम करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर, एसिडिक स्ट्रेंथ।
अब देखो कोई भी हमारा एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे मान लो ये हमारा एक एसिड है HA, ये डिसोशिएट होके हमें क्या देगा, H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन देगा। ओके, ये क्या है A नेगेटिव, ये कंजुगेट बेस है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा उस कंपाउंड की एसिडिटी होगी। कंजुगेट बेस जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी उस कंपाउंड की। इसके रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। जैसे हमने करा था ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब हम उसको वाटर में डालते थे वो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन दे देता था और हाइड्रोनियम आयन बनता था। ये रिएक्शन प्रॉपर कैसे होती है मैंने आपको बताया था। अब देखो ये जो हमारा कंजुगेट बेस बना है, मैंने बोला था कि इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमारा कोई भी एसिड जो होगा एसिडिक होगा। ओके, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ। ये कैसे हुआ था ये भी मैंने आपको समझाया था। अब खुद सोचो, अगर ये वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है तो ये चाहेगा ना कि मैं जल्दी से H पॉजिटिव आयन दे दूं और इस स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाऊं। ओके, किसी भी एसिड की हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, यही देखते हैं कि जितनी जल्दी वो H पॉजिटिव आयन दे दे या जितने ज्यादा वो H पॉजिटिव आयन दे दे। जितनी जल्दी वो H पॉजिटिव आयन दे सकता है वो हम पता लगा लेंगे इसकी स्टेबिलिटी से। अगर ये स्पीशीज स्टेबल होगी तो वो उतनी ही जल्दी अपने H पॉजिटिव आयन को लूज करना चाहेगा, मतलब हाइड्रोजन को लूज करना चाहेगा ताकि वो इस स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए। अब कितने ज्यादा देगा वो हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन से पता लग जाएगा। अगर किसी भी हमारे एसिड में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जब हम उसको वाटर में डालेंगे, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसने H पॉजिटिव लूज किया होगा। इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। समझ गए मेरी बात? हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं किसी भी एसिड की, कि कितनी जल्दी वो H पॉजिटिव आयन दे दे और कितना ज्यादा वो H पॉजिटिव आयन दे दे। ठीक है, कितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देगा वो हम इसकी स्टेबिलिटी से पता कर लेंगे और कितना ज्यादा देगा वो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन से पता कर लेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये तो एक ही है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी एक ही होगी, ये ज्यादा कैसे हो सकती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये कम कैसे हो सकती है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से ये एसिडिक कैसे हो गया? उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कैसे पता चलता है कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये हमें कैसे पता चल जाता है? अब देखो हमारा यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये 1 मोल है, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 1 मोल ऑफ वाटर से रिएक्ट करा है। इसके आगे अगर 2 लिखा होता तो 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होना था, है ना? ये तो समझते हो ना इतनी बात। अब देखो 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मान लो ये 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी होगा यहाँ पे, इसके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये बात तो आपको पता होगी। ओके, और इसमें से सारे मॉलिक्यूल डिसोशिएट नहीं कर जाते पानी में जाके, उसमें से थोड़े मॉलिक्यूल ही डिसोशिएट करते हैं। ओके, आपको और सिंपल वे से समझाती हूँ। जैसे मान लो हमारा एक एसिड है ये और एक एसिड है ये, इन दोनों में हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इसके जो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स वो डिसोशिएट कर गए और H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन बन गए। ठीक है, इसमें सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स ही डिसोशिएट करके H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन बना है, बाकी 50 मॉलिक्यूल एज इट इज हैं जैसे वो हमने डाले थे, वो डिसोशिएट नहीं करे हैं। अब देखो यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल डिसोशिएट करे हैं तो यहाँ पे 50 ही H पॉजिटिव आयन्स होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जिसमें आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे 50 ही H पॉजिटिव आयन होंगे, इसका मतलब ये 50 ही H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? हाइड्रोनियम आयन की डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे 100 के 100 H पॉजिटिव आयन मिल गया हमें और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू दिस तो ज्यादा होगी। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम इसी को बोलते हैं कि जितने ज्यादा वो H पॉजिटिव आयन देगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो ये वाला एसिड हमारा ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस, ये वीक एसिडिक होगा। ओके, तो ऑल इन ऑल हम ऐसे देख लेते हैं, सीधा बोलते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा जो है एसिड
एसिडिक होगा। किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम पता कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जो है हमारा Ka। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए हम कांस्टेंट K यूज करते थे, ये एसिड की देख रहे हैं तो हम Ka यूज करेंगे। इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते थे और इसको एसिडिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। Ka को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और एसिडिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या एसिड कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, इसको हम कैसे लिखते थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारे जो प्रोडक्ट्स होते थे, ये हाइड्रोनियम आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखते थे। और हम यहाँ पे बोलते थे जितनी ज्यादा हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा हमारी Ka की वैल्यू आएगी। Ka की वैल्यू से हम 100% परफेक्टली पता कर सकते हैं कि किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। कोई एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो Ka की वैल्यू से हम 100% पता कर सकते हैं करेक्टली। ओके, अब देखो Ka की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? हमारे हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के। तो ये बात लिख लो, हमारे हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हमारी Ka की वैल्यू होगी। यहाँ पे ना एक और टर्म आती है pKa, वो होती है -log10 Ka के इक्वल। ठीक है, या आप इसको सीधा समझ लो कि ये जो pKa होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है Ka के। ठीक है, इतना याद रखो। मैथ्स वालों को तो ये पता होगा, बाकी इतना याद रखो जो pKa होता है हमारा, वो Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो अगर हमें pKa की वैल्यू बोली हो, pKa की वैल्यू जितनी कम होगी यहाँ पे एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इसमें एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और pKa की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसी से हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन अब हमें Ka और pK की वैल्यूज हमेशा याद थोड़ी रहेंगी कि इसकी इतनी होती है, हम रट्टा थोड़ी मारेंगे अब इसका। तो हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लॉजिक लगा के आंसर देंगे उसका। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसकी आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। फ्लोरीन CH2COOH, क्लोरीन, ब्रोमीन CH2COOH एंड आयोडीन CH2COOH। अब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए जल्दी से कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन वीक एसिड होगा। ये हम प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ये डिसोशिएट होगा, हम इसको वाटर में डालेंगे, हम ऐसे देखेंगे ना एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर में डाल के डिसोशिएट होके ये अपना H पॉजिटिव आयन लूज कर देगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। H पॉजिटिव आयन ये बाहर निकल जाएगा, ये नेगेटिव बचेगा, ये इसी टाइप से बचेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा ये कंजुगेट बेस बना है COO नेगेटिव, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारी स्पीशीज या उतना ही हमारा कंपाउंड एसिडिक होगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी आप खुद सोचो किसमें ज्यादा होगी, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। माइनस आई इफेक्ट देखो, यहाँ पे सारे जो ग्रुप्स लगे हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, है ना। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन शो करता है, हमारा फ्लोरीन। ठीक है, ये अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है उतना ही ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा। ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, उसकी वजह से स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब सबसे ज्यादा स्टेबल फिर कौन हो जाएगा, हमारा फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे ही होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हमारा क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक A, फिर B, फिर C एंड D। समझ गए, इजी है। जस्ट हमने स्टेबिलिटी चेकआउट करनी है, H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल के स्टेबिलिटी देखनी है किसकी ज्यादा होगी, वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो लेस एसिडिक होगा। अब यहाँ पे तो माइनस आई ग्रुप लगा है, अगर प्लस आई ग्रुप लगा हो तब हम स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तब हम एसिडिक ऑर्डर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। उससे पहले हम प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें। अब मैं यहाँ पे
प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रही हूं कि कौन सबसे ज्यादा दिखाता है, कौन कम दिखाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ओके, फर्स्ट है हमारा CH2 नेगेटिव, फिर आता है हमारा NH नेगेटिव, फिर आएगा O नेगेटिव, COO नेगेटिव, CH3 थ्राइस C, फिर आ जाएगा CH3 2CH, फिर आ जाएगा हमारा CH3 CH2, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा CH3, फिर आ जाएगा ड्यूटेरियम, फिर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ओके, ये है हमारा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। इतना ही है, बस इतना आपको लर्न करना है। इससे हम कंपेयर कर पाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को, या बेसिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ओके, फर्स्ट है हमारा CH3 CH3 CH3OH, सेकंड है CH3 CH3HNOH, थर्ड है CH3 CH2OH एंड लास्ट है CH3OH। ओके, अब एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल लेते हो। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बाहर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, H पॉजिटिव बाहर, यहाँ नेगेटिव, H पॉजिटिव बाहर, यहाँ नेगेटिव, H पॉजिटिव बाहर, यहाँ नेगेटिव। सेकेंड हम क्या देखते थे, नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स होना चाहिए, ठीक है, तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। अगर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये क्या है, ये ग्रुप देखो अपने ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, उससे कम ये करता है, उससे कम ये और सबसे कम ये करता है। देख लो चाहे अपने ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ये शो करेगा। ओके, अब देखो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ऑलरेडी, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको, ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्लस आई ग्रुप है वो तो इलेक्ट्रॉन देंगे ही, वो तो डोनेट करेंगे ही। वहां पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी और इंक्रीज हो जा रही है, तो ये वाला कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये अनस्टेबल हो जाएगा तो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, इसका सबसे ज्यादा आई इफेक्ट है, इसकी वजह से ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल हुआ, हमने पहले देखा था नेगेटिव चार्ज हमारा डिस्पर्स कर जा रहा था। क्यों कर रहा था वो, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगे थे वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे थे। माइनस आई इफेक्ट मतलब वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे थे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, मतलब प्लस आई ग्रुप लगा है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये कंपाउंड ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। उससे लेस अनस्टेबल ये होगा, उससे कम ये और सबसे कम ये, क्योंकि ऑर्डर ही हमारा ये है। तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा D, फिर C, फिर B, फिर A, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल था। एज कंपेयर टू दिस तो ये स्टेबल ही है, ठीक है। अगर इन सभी से कंपेयर करें तो ये हमारा स्टेबल कंपाउंड है और ये हमारा अनस्टेबल बनेगा। किसकी बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ इतने की बात कर रही हूँ। H पॉजिटिव तो हमारा निकल गया है, ओके। हम बाद में जो एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं वो कंजुगेट बेस की देखते हैं, इसकी देखेंगे हम कि ये स्टेबल हो। इस टाइप से इसको कंपेयर कर सकते हैं, ओके। अगर मैं यहीं पे आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलती, ये तो हो गया ना हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलती तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता, ओके। सिंपल है ना ये तो बात। ऑब्वियसली अगर इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा हमारा A, B, C एंड D, ठीक है।
अब इन क्वेश्चन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इतना हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जनरली हमारा अगर माइनस आई इफेक्ट किसी का ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, मतलब उस कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर प्लस आई इफेक्ट किसी में ज्यादा है, मतलब कि कोई ग्रुप ऐसा अटैच है उसके साथ जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वो कंपाउंड उतना ही बेसिक नेचर का होगा। समझ गए ये कंक्लूजन? पर ये जनरली है, बात ध्यान रखना, जनरली ऐसा होता है। ओके ये बोल सकते हो आप, जिसके साथ वो ग्रुप लगा होगा जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो वो पूरी स्पीशीज ज्यादा एसिडिक होगी और लेसर बेसिक होगी। और हमारा प्लस आई इफेक्ट किसी का ज्यादा है, किसी ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो उतना ही बेसिक नेचर का होगा और लेसर एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, इतनी बात नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपने सिर्फ नोटिस करना है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा। ठीक है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपके एग्जाम में भी कई बार पूछते हैं। हमारा फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और हमारा क्लोरो एसिटिक एसिड है। इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है आपको। ठीक है, ये ए बी एंड सी एसिडिक ऑर्डर में आप इसको अरेंज करो कि किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है, किसकी कम है। जल्दी से अरेंज करिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल हमारा H पॉजिटिव O नेगेटिव बाहर निकलेगा। ये स्पीशीज तो आप बना ही लो, क्योंकि हमने इसी स्पीशीज को तो देखना है, इसी कंजुगेट बेस को तो देखना है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल दीजिए। अब हमने क्या देखना है, माइनस आई ग्रुप लगा है या प्लस आई ग्रुप लगा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो नो इफेक्ट, यहाँ पे तो ना प्लस आई इफेक्ट है ना ही माइनस आई इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो ये कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, माइनस आई इफेक्ट वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। अब खुद लॉजिक लगा के देख लो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से और ज्यादा डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। लिख लो ऐसे ऐसे ही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा अनस्टेबल। आपने आंसर में भी ऐसे ऐसे लिखना है कि इसके साथ हमारा प्लस आई इफेक्ट या बोल सकते हो प्लस आई ग्रुप अटैच है, उसकी वजह से यहाँ पे ओ नेगेटिव पे हमारे ऑक्सीजन पे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ कर रहा है, उसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर वो डिस्पर्स हो जाएगा, उसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी इस पर्टिकुलर कंजुगेट बेस की, उसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। लिख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो रहा है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, अब एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, हमारा ये, क्योंकि पे नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए ग्रुप कोई नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कोई इफेक्ट है ही नहीं है, तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी हमारे सी की, उसके बाद आएगी ए की, उसके बाद आएगी हमारे बी की, क्योंकि यहाँ पे तो ये हाईली अनस्टेबल है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती थी, वो भी हमारी कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, यहाँ पे इसने डिस्पर्स कर दिया है हमारे नेगेटिव चार्ज को, इसलिए स्टेबल हो गया। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा ही नहीं है जो डिस्पर्स कर दे इस नेगेटिव चार्ज को, इसलिए ये एज कंपेयर टू दिस अनस्टेबल हो गया, इसके कंपेयर करें तो। ठीक है, ये तो दोनों से अनस्टेबल है ही है, क्योंकि लगा ही हमारा प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फॉर्मिक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। ओके, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तब भी आप सेम आंसर करोगे। इस टाइप से सारे अपने नोट्स बना लेना और उसी टाइप से आप लाइंस में लिखते रहना।
इस पूरे लेक्चर के मैंने हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ में डाल दिए। तो करेंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी का ऑर्डर डिस्कस करेंगे कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है। इसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अब देखो, हमने अमाइन लिया, उसको हमने वाटर में डाला। अब देखो, किसी भी बेस की क्या टेंडेंसी होती है, वो हमारे वाटर में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि देखो वाटर हमारा कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से। यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर्स, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव प्लस क्या आएगा, OH नेगेटिव। इसमें भी सेम कहानी है। इसकी स्टेबिलिटी से हम पता कर सकते हैं कि किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, किसका कम है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन से हम पता कर सकते हैं कि कौन हमारा एसिड ज्यादा बेसिक है या लेस बेसिक है। हम पहले भी ऐसे देखते थे ना, इसकी स्टेबिलिटी से पता कर सकते हैं कि किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, किसका कम है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन से। कैसे, अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखें K और बेस के लिए देख रहे हैं तो Kb आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट या बोलते हैं बेसिसिटी कांस्टेंट। ओके, इसको हम कैसे लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारे जो प्रोडक्ट है प्लस करेंगे हम OH नेगेटिव अपॉन हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की NH2। इसी तरह से लिखते थे हम Kb के कांस्टेंट को। यहाँ पे फिर से सेम कहानी रिपीट होगी कि हमारी OH की कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हमारी Kb की वैल्यू होगी और उतना ही ज्यादा हमारा कंपाउंड जो है बेसिक नेचर का होगा, उसकी बेसिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये सेम है एज इट इज जैसे हमने पहले समझा था। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे फिर से वो बात भी लिख लेना कि जो हमारा pKb है उसकी वैल्यू अगर कम आएगी, लेस आएगी, इसका मतलब हमारी बेसिसिटी ज्यादा है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी को अगर हमने कंपेयर करना हो तो हम pKb या Kb की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर Kb की वैल्यू ज्यादा आएगी तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा है, अगर pKb की वैल्यू कम आएगी तब उसकी बेसिसिटी ज्यादा है। ओके, इतनी बातें नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन की बेसिसिटी को। इससे पहले एक और बात नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे हमारे अमाइंस की बेसिसिटी को हम कैसे देखते हैं, जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है हमारे लोन पेयर्स की, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी होगी हमारे अमाइंस की। ठीक है, ये बात भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो उतनी ही जल्दी H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा और हमारे अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कर पाएगा और उतना ही ज्यादा ये बेसिक होगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन एंड अमोनिया की भी उसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अमोनिया, सेकंड है हमारा प्राइमरी अमाइन, फिर है हमारा सेकेंडरी अमाइन, फिर है हमारा टर्शियरी अमाइन। ओके, सबके पास है लोन पेयर्स। अब देखो, मैंने बोला था कौन ज्यादा बेसिक होगा, जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा होगी। अब देखो, हमारे अमोनिया पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई भी प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। ओके, लेकिन हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप अटैच है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी जल्दी वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पे
2+I ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ रही है, और यहाँ पे 3 अटैच है तो इसका मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा हमारा, D। उसके बाद हमारा कौन होगा, C, और फिर होगा हमारा B, एंड में A हमारा लीस्ट बेसिक होगा। और ये सारे ग्रुप की बेसिसिटी इस टाइप से होगी, क्योंकि यहाँ पे 1+I ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2+I ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पे 3+I ग्रुप लगे हैं। उसकी वजह से यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम पे जो अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज हो रही है, और जब अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है अमाइंस के केस में, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जो हमारा ऑर्डर है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सबसे ज़्यादा बेसिक क्या हुआ, टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये ऑर्डर आया। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ओनली इन गैसियस स्टेट। लेकिन अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को एक्वस फॉर्म में लें तब उसकी बेसिसिटी चेंज हो जाती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब हमारे अमाइंस को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस को हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं, कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं उस पर, और हमारा ऑर्डर किस टाइप से चेंज होता है, वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में तो हमारा यही आ जाएगा। फर्स्ट जो हमारा फैक्टर जो अफेक्ट करता है इन एक्वस फॉर्म, एक्वस मीडियम में, अगर हमने बेसिसिटी देखनी हो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस की, तो उसमें फर्स्ट आप ये लिखोगे इंडक्टिव इफेक्ट में कि हमारे यहाँ पे ऑर्डर यही होगा, टर्शरी अमाइन सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सेकेंड आता है हमारा सोल्वेशन इफेक्ट। फर्स्ट के हिसाब से ये है किसमें, एक्वस मीडियम में, सेम टू सेम सारी बातें यही है, +I ग्रुप लगा है तो उसकी वजह से ये सब होगा, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट, उसमें देखना ये हमारा ऑर्डर कैसे चेंज हो जाता है। सेकेंड फैक्टर है हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमने ले लिया प्राइमरी अमाइन, ओके, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो वहां से वो H पॉजिटिव आयन लेगा, ओके, H पॉजिटिव आयन लेगा और किस में चेंज हो जाएगा हमारा ये RNH3 पॉजिटिव में। अब अगर इसको मैं खोल के लिखूं, ये देखिए यहाँ पे H, H और H, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। उसकी वजह से ये जो हमारा अमोनियम आयन है ना ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है, ये स्टेबल हो जाता है। अब देखो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, किसकी केस में, प्राइमरी अमाइन के केस में। अब आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी बेसिसिटी होगी, ओके। अब सेकंड हमारे, अगर हम सेकेंडरी अमाइन को ले लें, ये है हमारा सेकेंडरी अमाइन H पॉजिटिव, वाटर में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा RNH और इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। अब टर्शरी अमाइन में देख लीजिए, इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा और यहाँ पे देखिए कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखते हैं NHOH2, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको किसकी लग रही है, इस कंपाउंड की लग रही है। इसका मतलब है ये जल्दी जल्दी H पॉजिटिव आयन को लेके यहाँ पे ये कंपाउंड उतनी ही जल्दी बना देगा, और ये कंपाउंड स्टेबल भी है। हमने यही बोला था ना, इसकी स्टेबिलिटी पे भी इसकी बेसिसिटी डिपेंड करती है, ओके। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये है स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, और ये है हमारा लीस्ट स्टेबल।
ऐसे ही होगा। आप इसको इस वे से भी समझ सकते हो, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हुई है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारा कंपाउंड बनता है। यहाँ पे बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और भी कम है, ऐसे भी समझ सकते हो। और ऐसे भी याद रख सकते हो, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस अमाइन में, जिस अमोनियम आयन में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे 3 H थे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होगी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ओके, इसके अकॉर्डिंग, सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा बेसिक ऑर्डर क्या आया, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है ये, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा क्या होगा, प्राइमरी अमाइन, उससे लेस होगा हमारा सेकेंडरी और उससे लेस होगा टर्शियरी अमाइन। समझ गए? ये आया हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस की बेसिसिटी। ठीक है, हमारे ये इंडक्टिव इफेक्ट से बिल्कुल ऑपोजिट आई है। ठीक है, अब हम थर्ड फैक्टर देखते हैं, स्टेरिक इफेक्ट, जो हमारी इनकी बेसिसिटी को अफेक्ट करता है। फिर इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके, एनालाइज करके जो हमारा ऑर्डर आया है उसको देखेंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है स्टेरिक इफेक्ट की। स्टेरिक इफेक्ट, अब देखिए हमारे प्राइमरी अमाइन में सिर्फ एक ही आर ग्रुप है, यहाँ पे मान लो H है, H है, यहाँ पे 2 आर ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली 3 आर ग्रुप आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे हैं लोन पेयर, समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे लोन पेयर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज हैं। ज़्यादा एक्सपोज का मतलब यहाँ पे इसका जो साइज है वो बड़ा होगा, उसकी वजह से थोड़ी सी हिंड्रेंस तो होगी हमारे H पॉजिटिव आयन को जाने में। ये सारे H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ी सी हिंड्रेंस तो शो करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज बड़ा होने की वजह H पॉजिटिव आयन उतनी जल्दी अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, उतनी जल्दी इन प्रोटॉन को नहीं ले पाएगा, हमारा नाइट्रोजन उतनी जल्दी इसको डोनेट नहीं कर पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मिथाइल ग्रुप लगा होगा या इथाइल ग्रुप लगा होगा उसका साइज का भी तो इफेक्ट पड़ रहा है ना। उसके साइज की वजह से यहाँ पे प्रोटॉन को जाने में हिंड्रेंस महसूस हो रही है, मतलब उसको रुकावट महसूस हो रही है। और आप बोल सकते हो ये जो हमारे लोन पेयर्स हैं इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं है ताकि वो डोनेट कर पाए, ताकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को डोनेट कर पाए और उसको अपने साथ ले पाए। ठीक है, और यहाँ पे ये हिंड्रेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो हमारे लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर जो हैं वो लीस्ट एक्सपोज हैं, इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी, हमारे जो लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी है वही तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है ना। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं हमारे लोन पेयर्स, तो यहाँ पे तो हमारा प्रोटॉन आसानी से जा पाएगा, लेकिन यहाँ और यहाँ जाने में उसको ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑर्डर आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का वो क्या आएगा, ये क्या है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी अमाइन। इसमें जाने में आसानी से जा पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसको थोड़ी सी हो रही है। तो प्राइमरी अमाइन हमारे सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, जितनी जल्दी ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को वाटर में से उतनी जल्दी होगा ना। उसके बाद हमारा सेकेंडरी, उसके बाद हमारा टर्शियरी अमाइन। समझ गए? अब इन तीनों फैक्टर्स को एनालाइज करके जो हमारा ऑर्डर बनाया गया है, तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बेसिक ऑर्डर क्या आया था, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से टर्शियरी अमाइन हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक था, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। हमारे जो सॉल्वेशन इफेक्ट है उसके हिसाब से हमारा प्राइमरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक था। ठीक है, और हमारे स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से भी हमारा जो प्राइमरी अमाइन है वो ज़्यादा बेसिक था एज कंपेयर टू टर्शियरी अमाइन। अब इन तीनों को एनालाइज करके, या बोल सकते हैं इन तीनों को कंबाइन करके जो ऑर्डर बनाया गया फॉर मिथाइल, मिथाइल के लिए, सिर्फ मैं मिथाइल ग्रुप के लिए बोल रही हूँ अभी। ठीक है, ये है हमारा सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद आ जाता है हमारा प्राइमरी अमाइन, और लास्ट में आता है हमारा टर्शियरी अमाइन। ठीक है,
ये ऑर्डर किसका है? अगर हमारे इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो हमारा सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर हमारा होता है प्राइमरी अमाइन एंड फिर हमारा होता है टर्शरी अमाइन। ओके, लेकिन अगर इसके साथ इथाइल ग्रुप अटैच हो, मतलब अमोनिया के साथ हमारे अमाइन के साथ हमारे इथाइल ग्रुप अटैच हो, तब क्या ऑर्डर आएगा? देखो, तब ऑर्डर आता है हमारा C2H5 ट्वाइस, मतलब हमारा सेकेंडरी अमाइन तो फिर से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लिप हो जाता है, हमारा जो टर्शरी अमाइन है C2H5, जो हमारा टर्शरी अमाइन है वो ज़्यादा बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू हमारे प्राइमरी अमाइन से। ओके, ये ऑर्डर आ जाएगा हमारा फॉर इथाइल ग्रुप। इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें, ये है इथाइल ग्रुप अगर अटैच हो तब क्या ऑर्डर आएगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का। इसका एक्सप्लेनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इथाइल का साइज एज कंपेयर टू मिथाइल तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर गया होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर गया होगा। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी अमाइन की पोजीशन है वो तो सेम आ रही थी ना, सेकेंड पोजीशन पे आ रही थी, यही हमारे फ्लिप कर रहे थे, इसलिए इसको सबसे आगे ले लिया इन्होंने और इनकी पोजीशंस को कंपेयर कर लिया। ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके जो ऑर्डर आया है वो हमारा ये आया है। ओके, आज के लिए हम इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए।